हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज है डे 3 एज ऑफ चौसर के बारे में बताना बहुत इम्पोर्टेंट है। इवन ये एज ऑफ चौसर चौसर से आप ये मान के चलिए कि लिटरेचर के एक नए युग की शुरुआत हुई है। तो जेफरे चौसर जी को पढ़ना, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले कुछ उनके उस एज का कब से स्टार्ट हुई और क्या-क्या उसमें चीज़ें हुई वो मैं आप लोगों को बताऊँगी। आज है डे 3 एज ऑफ चौसर। देखिए, सबसे पहले मैं आपको चौसर की एज के बारे में अगर मैं बताऊँ, तो अगर आपको दिख रहा हो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, जिनमें सबसे पहले मैं आज आप लोगों को बताना चाहूँगी 100 ईयर वॉर के बारे में। 100 ईयर वॉर क्या है ये 100 ईयर वॉर? तो सबसे पहले मैं यहाँ से इस पे सामने से हटते हुए अच्छा-सा पिक्टोरियल सा इम्पैक्ट जो है वो आता है। तो एक 100 ईयर वॉर के बारे में मैं आप लोगों को बताते हुए चलूँ। 100 ईयर वॉर पहली बात ये है आपका 1337 से 1453 का। कहानी की तरह ही आप लोगों को बताऊंगी 1337 से 1453 तक है, यानी कि लगभग 113 साल का जो है युद्ध ये है। 100 ईयर वॉर जो है एक बहुत लंबा युद्ध था। एडवर्ड थर्ड ने स्टार्ट करा था। किसके बीच में था? इंग्लैंड और फ्रांस। अब ये नहीं है इतने लंबे समय तक एडवर्ड थर्ड जिंदा रहे थे। ये बहुत लंबा युद्ध था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। बेसिकली फ्रांस की गद्दी पर एडवर्ड थर्ड के द्वारा अपना जो है उन्होंने अधिकार जो है वो जताया था। उसके ऊपर था कि एक्चुअली एडवर्ड थर्ड वांटेड टू हैव क्लेम ओवर द फ्रेंच थ्रोन। एडवर्ड थर्ड के रेन के दौरान इंग्लैंड ने बहुत सारी इंपॉर्टेंट विक्ट्रीज जो है वो हासिल करी। और इस युद्ध के होने से इंग्लैंड के अंदर एक नेशनल आइडेंटिटी का एक जो एक इंग्लैंड के अंदर एक नेशनल आइडेंटिटी भी जो है वो उत्पन्न हुई और डोमिनेंस ऑफ फ्रेंच कल्चर जो है वो खत्म होने लगा। धीरे धीरे इस वॉर से क्या हुआ, इंग्लिश ने फ्रेंच को रिप्लेस किया। और जो फ्रेंच जो कि इट वाज द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर, गवर्नमेंट एंड एजुकेशन, अब धीरे धीरे वो इंग्लिश ने उसकी जगह ले ली। 100 ईयर वॉर कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द राइज ऑफ इंग्लिश। तो 100 ईयर वॉर किसने? एडवर्ड थर्ड ने ही स्टार्टेड दिस वॉर। तो चौसर के समय में सबसे पहला जो एक इंसिडेंट था वो एक लिटरेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल जो इवेंट था, दैट वाज 100 ईयर वॉर। कब स्टार्ट हुआ? 1337। कब खत्म हुआ? 1453। उसके बाद एक और बहुत बड़ा जो है एक हिस्टोरिकल इवेंट था, दैट वाज ब्लैक डेथ। अब ये ब्लैक डेथ क्या था? ब्लैक डेथ 1348 से 1350। ये सारे टर्म जो है ना हिस्टोरिकल जो टर्म्स हैं, ये कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। अगर आपने पढ़ रखे हैं तो आप इनके जवाब बहुत अच्छे से दे पाते हैं। ब्लैक डेथ 1348 से 1350। एक ब्यूबोनिक प्लेग फैला था, चूहों से फैलने वाला था। इसमें ये बीमारी में लोगों के ऊपर जो है बड़े बड़े जो बड़े बड़े जो है वो फोड़े हो जाते थे और बॉडी बिल्कुल ब्लैक हो जाती थी। तो ये इससे कहते हैं इंग्लैंड की 1/3 पॉपुलेशन खत्म हो गई ब्लैक डेथ में। और जो है बहुत बड़ी संख्या में इसमें कहते हैं इसमें ना प्रीस्ट मारे गए इसमें। तो साधारण पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इस समय प्रीस्ट जो है बने, और उसके बाद उन्होंने जो जो एक गदर काटा है उसमें रिलीजियस उस मतलब चर्च में, वो तो कैंटरबरी टेल्स के माध्यम ने चौसर ने बताया ही है। अब पीजेंट्स ने उसमें दे वांटेड टू हैव बेटर वर्किंग कंडीशन। और इसमें सबसे ज्यादा जो ब्लैक डेथ में मरने वालों की संख्या थी वो प्रीस्ट थे, और 1/3 पॉपुलेशन इंग्लैंड की इसमें जो है वो समाप्त हो गई थी। और इससे इसमें पीजेंट्स भी मरे थे। उसके बाद उन्होंने अपने अपनी मजदूरी थी वो बढ़ा दी थी।
फिर उसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ था, पीजेंट्स रिवोल्ट। पीजेंट्स रिवोल्ट के बारे में अगर हम बात करें, 1381 का है। पीजेंट्स रिवोल्ट क्या था, जब ना एक तो वैसी जनता ब्यूबोनिक प्लेग और वॉर से मारी हुई थी, ऊपर से ना रिचर्ड सेकंड को बहुत शौक था युद्ध करने का, तो ना हैवी टैक्सेशन, जनता के ऊपर टैक्स ही टैक्स लगाए जा रहे थे। तो जनता ने जो है ना वो इसका रिवोल्ट करा, पीजेंट्स ने उठ खड़े हुए वॉट टाइलर के रिबेलियन में। वॉट टाइलर के बहुत सारे पीजेंट्स जो है ना, दे मार्च टूवर्ड्स लंदन डिमांडिंग जस्टिस एंड रिफॉर्म। हालांकि ये इसको इसको क्रश कर दिया गया पीजेंट्स रिवोल्ट को, लेकिन ये एक सोशल हायरकीज के खिलाफ जो आवाज उठाई गई उसको बताता है। फिर है एज ऑफ ट्रांजिशन। एज ऑफ जो एज ऑफ चौसर इज ऑल्सो नोन एज एज ऑफ ट्रांजिशन। इसे एज ऑफ ट्रांजिशन क्योंकि कहा जाता है क्योंकि ये मिडल एजेस और रेनेसांस के बीच में खड़ा था। उसके बाद एक बहुत ही फेमस मूवमेंट है एंड दैट इज विक्लीफ मूवमेंट। अभी विक्लीफ मूवमेंट क्या है इसके बारे में समझिए। देखिए, इस समय ना बहुत ज्यादा करप्शन था चर्च में, प्रीस्ट के पास बहुत पावर थी एंड दे वर मिसयूजिंग देयर पावर्स। बहुत पावर को वो मिसयूज कर रहे थे। जॉन विक्लीफ ने कहा कि जॉन विक्लीफ ने ही स्टूड अगेंस्ट द करप्ट क्लर्जी। वो जो विकेड और करप्ट क्लर्जीमैन थे उनके खिलाफ वो खड़े हुए और उन्होंने ना पोप की अथॉरिटी को चैलेंज करा। उन्होंने कहा कि ये जो बाइबल है इट इज इन लैटिन, तो ये आम भाषा में होनी चाहिए, आम लोगों की आम भाषा में होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि मैं इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करूंगा बाइबल को। तो उन्होंने क्या करा, ही प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर रिलीजियस रिफॉर्म। इनको मानने वाले, विक्लीफ को जो मानने वाले थे, जो इनके फॉलोअर्स थे, दे वर लॉलार्ड्स, उनको लॉलार्ड्स कहा जाता था। हालांकि विक्लीफ रिफॉर्मेशन मूवमेंट के पहले थे, लेकिन उन्होंने उनके आइडियाज ने जो है को मार्टिन लूथर के आइडिया से एसोसिएट किया जा सकता है। जॉन विक्लीफ को कहा जाता है मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, जो है उनको कहा जाता है, ही इज आल्सो नोन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन, क्योंकि उन्होंने रिलीजियस रिफॉर्म लाया। उन्होंने सबसे पहले उन्होंने कहा कि बाइबल, आपका जो धर्म ग्रंथ है वो आपकी खुद की लैंग्वेज में होना चाहिए, ओनली देन पीपल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज रिटन इन द स्क्रिप्चर। ठीक है जी, तो यहां तक तो हुई हमारी ये वाली बात। अब 3 मूवमेंट्स है। अब नाउ लेट्स डिस्कस चौसर। अब हम चौसर जी को डिस्कस करेंगे, चौसर जी को डिस्कस करेंगे, चौसर जी के साथियों को डिस्कस करेंगे। देखो जी, चौसर को देखो आप लोग। आपको मैं बताऊं, ये चौसर, जेफ्रे चौसर 1340 से 1400। चलो थोड़ा सा इनके बारे में बताऊं, चौसर जी के बारे में। ही इज नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। इन्हें कहा जाता है अर्लीस्ट ऑफ ग्रेट मॉडर्न्स, इंग्लिश रियलिज्म के फादर माने जाते हैं, मिडिल इंग्लिश लिटरेचर के फाउंडर माने जाते हैं, कैरेक्टर आर्टिस्ट थे। कहते हैं इतनी वैरायटी इन्होंने अपनी कैंटरबरी टेल्स में दी है। तो चलो थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को जो है इनके बारे में और चीजें बताना चाहूंगी। जो चौसर के एज में जो मेजर लिटरेरी इवेंट्स हुए वो तो मैंने आपको बताया, पहले 100 ईयर वॉर हुआ, फिर उसके बाद ब्लैक डेथ, फिर ये पीजेंट्स रिवोल्ट हुआ। चौसर ने ना अपने जीवन काल में 3 किंग्स का देखा, एडवर्ड थर्ड, एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड एंड हेनरी फोर्थ। चौसर ने अपने जीवन काल में ही सॉ 3 किंग्स। कौन कौन से थे? सबसे पहले एडवर्ड थर्ड। एडवर्ड थर्ड के लिए तो इन्होंने जो है एक स्पाई के रूप में भी काम करा। फिर रिचर्ड सेकंड, जो कि सबसे कमजोर राजा माना जाता है, रिचर्ड सेकंड। और फिर थे हेनरी फोर्थ। अगर आप शेक्सपियर भी पढ़ते हैं तो शेक्सपियर की जो हिस्ट्री प्लेज हैं उनमें आपको ये क्रोनोलॉजी पढ़ने को मिलेगी, तो पता होना चाहिए एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड एंड हेनरी फोर्थ। तो चलिए बात करते हैं। जेफ्रे चौसर एक वाइन मर्चेंट के बेटे थे, अच्छे खासे परिवार को बिलोंग करते थे और उन्होंने जो उनकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी हुई थी। तो इनके जो लाइफ, इनके जो लिटरेरी करियर है उसे हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं। उनके लिटरेरी करियर को 3 पार्ट्स में बांटा जाता है। सबसे पहला जो पीरियड है फ्रेंच पीरियड, तो लेट्स डिस्कस अबाउट इट। उनका जो पहला पीरियड माना जाता है
वो 1372 तक फ्रेंच पीरियड है, अर्ली वर्क। हालांकि ये जो पीरियड है उनका वो क्लमजी पीरियड भी माना जाता है। फ्रेंच पीरियड में ही वाज वो ना फ्रेंच राइटर्स से प्रभावित है। अब ना जो पहली बार पढ़ते हैं ना चौसर, तो वो जब ये पढ़ते हैं ना कि चौसर के लिटरेरी करियर को 3 पीरियड्स में बांटा जाता है, फ्रेंच पीरियड, इटालियन पीरियड और इंग्लिश, तो उनको लगता है फ्रेंच और इटालियन पीरियड में चौसर ने ना फ्रेंच और लैटिन में लिखा। नहीं, लिखा उन्होंने मिडिल इंग्लिश में ही है, मगर उनके वर्क्स में जो झलक देखने को मिलती है ना वो मिलती है फ्रेंच। तो उनका जो पहला पीरियड है चौसर का 1372 तक, दैट इज फ्रेंच पीरियड। फ्रेंच पीरियड में इस समय वो ना मेडिवल फ्रेंच लिटरेचर से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो उन्होंने क्या करा है कि सबसे पहले उन्होंने जो वर्क है उनका, दैट इज रोमांस ऑफ द रोजेस। रोमांस ऑफ द रोजेस जो है वो उन्होंने लिखा था, ये एक ट्रांसलेशन था। रोमांस ऑफ द रोजेस जो है उन्होंने लिखा था, ये एक उनका ट्रांसलेशन था, ये रोमांस ऑफ द रोजेस। और ये जो वर्क था रोमांस ऑफ द रोजेस, ये इन्होंने जो चौसर का फ्रेंच पीरियड में अगर हम बात करते हैं, तो चौसर के फ्रेंच पीरियड में उन्होंने जब लिखा, अब ये वर्क है क्या? एक्चुअली ये एक ट्रांसलेशन है। रोमांस ऑफ द रोजेस जो है दैट इज अ ट्रांसलेशन, इट्स अ ट्रांसलेशन। ये फ्रेंच रोमन डीला रोजेस का, रोमन डीला रोजेस का जो है ये ट्रांसलेशन। और आप जानते हैं अगर किसी चीज को ट्रांसलेट किया जाता है ना, तो उसमें आत्मा तो होती नहीं है। तो ये ट्रांसलेशन है, ये इट्स अ ट्रांसलेशन ऑफ फ्रेंच रोमन डीला रोजेस। ठीक है। अब ये ना ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स में लिखा हुआ है, इट इज रिटन इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स। अब ये ऑक्टोसिलेबिक कपलेट क्या होते हैं? ऑक्टोसिलेबिक कपलेट का मतलब होता है, ये जो टर्म आई ये लिटरेरी टर्म है, ऑक्टोसिलेबिक, यानी कि 8 सिलेबल वाले, 8 सिलेबल वाला कपलेट। कपलेट मतलब 2 लाइन का स्टैंजा, हर लाइन में 8 सिलेबल। तो ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में ये लिखा हुआ है और लगभग इसमें 8000 लाइंस हैं। और पता है 8000 लाइंस में बंदे ने डिस्कस क्या करा है? बंदे ने 8000 लाइंस में डिस्कस करा है ड्रॉबैक्स ऑफ मैरिजेस एंड फ्रेलिटीज ऑफ विमेन। शादी की प्यार का वो है ना, जोर का झटका हाय जोरों से लगा। तो उन्होंने जो है इसमें ड्रॉबैक्स ऑफ मैरिजेस, फ्रेलिटीज ऑफ विमेन जो है वो उन्होंने डिस्कस करी है। तो ये इनका क्लमजी वर्क है। तो फ्रेंच पीरियड लिखा किसमें है? मिडिल इंग्लिश में। फिर उसके बाद इनका जो दूसरा वर्क है दैट इज बुक ऑफ डचेस, ये एक एलिजी है। बुक ऑफ डचेस जो है वो उनका 1369 का वर्क है, दैट इज एन एलिजी। ये उन्होंने लिखा है, ये एक ब्लांशे, ये ब्लांशे नाम की एक डचेस थी, उनके लिए उन्होंने लिखा है, ब्लांशे के लिए लिखा है, दैट इज ये एक एलिजी है। और ये भी ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में लिखा गया। फिर उनका इटालियन पीरियड है जिसमें ट्रायलस एंड क्रेसिडा लिखा है। ट्रायलस एंड क्रेसिडा में उन्होंने यूज किया है 7 लाइन स्टेंजा। ट्रायलस एंड क्रेसिडा में उन्होंने लिखा है दैट इज ये राइम रॉयल में लिखा गया है। शेक्सपियर ने इससे प्रभावित होकर उन्होंने, एक प्ले है उनका ट्रायलस एंड क्रेसिडा, और शेक्सपियर ने इसमें ट्रायलस एंड क्रेसिडा में उन्होंने 7 लाइन स्टेंजा, या जिसे राइम रॉयल कहते हैं या चौसेरियन स्टेंजा कहा जाता है, शेक्सपियर ने ये अपना रेप ऑफ ल्यूक्रीस में यूज करा है। राइम रॉयल में मतलब इटालियन पीरियड में उन्होंने ट्रायलस एंड क्रेसिडा यूज करा है, लिखा है। फिर हाउस ऑफ फेम लिखा है उन्होंने। हाउस ऑफ फेम जो है ये दांते की डिवाइन डिवाइन कॉमेडी से मिलता है। और फिर उसके बाद उन्होंने लिखा है द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, फाउल्स मतलब फाख्ता पक्षी। पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स रिचर्ड सेकंड की शादी के लिए लिखा है। और इसके बाद उन्होंने लेजेंड ऑफ गुड विमेन लिखा है। लेजेंड ऑफ गुड विमेन एक इनकम्प्लीट पोयम है। तो इटालियन पीरियड में इनका द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स भी है। द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स जो है ये उन्होंने रिचर्ड सेकंड की शादी के उपलक्ष्य में लिखा था, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। ये रिचर्ड सेकंड की शादी के लिए लिखा था। ठीक है जी। तो ये तो हुए 2 पीरियड, बुक ऑफ द डचेस है और माउंट ऑफ द रोजेस है। फिर उसके बाद ट्रायलस एंड क्रेसिडे, हाउस ऑफ फेम, लेजेंड ऑफ गुड विमेन, ये अधूरा है, 9 कहानियां हैं। ट्रायलस एंड क्रेसिडा जो है इनकी पोयम राइम रॉयल में, इसे पहला जो है वो नॉवल इन वर्ड्स भी कहा जाता है। हाउस ऑफ फेम है, ये एक दांते से प्रभावित होकर लिखा है उन्होंने।
और उसके बाद उन्होंने लिखा इंग्लिश पीरियड में कैंटरबरी टेल्स, जो उनका मास्टर मैग्नम ओपस है। भाई देखो, इंग्लिश पीरियड में कैंटरबरी टेल्स लिखा, ये इसके माध्यम से उन्होंने उस समय के पूरी तरीके से ये मान के चलो कि उन्होंने जो वहां भ्रष्टाचार हो रहा था उसको बताया। कैंटरबरी टेल्स में उन्होंने 29 पिलग्रिम्स है, ही वांटेड टू राइट अराउंड वन, मतलब ये 30 के हिसाब से 120 स्टोरीज ही वांटेड टू राइट, मगर लिख पाए केवल 24, जिसमें से भी 21 पूरी है, 3 अधूरी है। कैंटरबरी टेल्स, तो ये उनका मैग्नम ऑपस है, ये उस समय के इतिहास को बताता हुआ पूरी तरीके से, दैट इज कैंटरबरी टेल्स। अब कैंटरबरी टेल्स में भी अगर आप ये देखिए कि उसमें उन्होंने देखिए इसमें 29 पिलग्रिम्स हैं, कैंटरबरी जा रहे हैं। कैंटरबरी कहाँ जा रहे हैं? सर थॉमस बैकेट की श्राइन पर जा रहे हैं सब। इसमें उन्होंने ना स्टोरीज ली हैं, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, फ्रेम नैरेटिव का यूज करा है। फ्रेम नैरेटिव मैंने कल भी आपको बताया था, एक कहानी के अंदर बहुत सारी कहानियां जुड़ी हुई होती हैं, ह्यूमर है, पैथोसा, उस समय की सोसाइटी को दिखाता है कितना ज्यादा करप्शन था धर्म में। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कैंटरबरी टेल्स हो गया। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो चौसर के समकालीन पोएट थे, विलियम लैंगलैंड। अगर आपने उनका नाम सुना हो, विलियम लैंगलैंड का, तो विलियम लैंगलैंड के बारे में मैं आपको बताऊं, इनका एक वर्क है विलियम लैंगलैंड का, पियर्स प्लोमन। विलियम लैंगलैंड जो है वो, उन्होंने ना रिलीजियस प्रोटेस्ट को दिखाया है लिटरेचर में। और बड़ा मुश्किल होता है कि आप जिस समय में रह रहे हो, आप उस समय में उस समय की बुराइयों को दिखा दो, बड़ा मुश्किल होता है। आप अगर राजा के अगेंस्ट जाके चीजें दिखाओ। पियर्स प्लोमन जो है वो ए, बी और सी वर्जन्स में, इसमें उन्होंने मध्यकालीन चर्च पे उन्होंने भी जो है वो इसमें करप्शन पे उन्होंने प्रहार किया है। और इसमें उन्होंने दिखाया कि अरे भाई, पिसता कौन है? अगर कुछ भी कहीं पर भी भ्रष्टाचार होता है तो ये कॉमन पीपल एंड पीजेंट्स हैं जो कि सबसे ज्यादा पिसते हैं। इन्होंने इसमें यूज किया है वही एंग्लो सेक्सन वाली ओल्ड इंग्लिश और एलिटरेटिव वर्ड्स का यूज किया है। बड़ा सिंपल सा चीज है जो है। और इन्होंने, विलियम लैंगलैंड ने जो है इसमें बेसिकली वॉइस ऑफ द पुअर, गरीब लोगों की आवाज को उन्होंने उठाया है। ठीक है जी। तो यहां तक हुई ये वाली बात। आई होप कि आपको यहां तक मेरी बात समझ में आई होगी। बाकी मैं देख लेती हूँ। अब इसके बाद आते हैं जॉन गावर, जो अगर आपने इनका नाम सुना हो, जॉन गावर, चौसर ने इनको मॉरल गावर भी कहते थे। इन्होंने 3 लैंग्वेजेस में लिखा। भाई बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, 3 लैंग्वेजेस में लिखा है। देखिए 3 लैंग्वेजेस में सबसे पहले उनका वर्क है ये स्पेकुलम मेडिटेंटिस। स्पेकुलम मेडिटेंटिस जो है वो उन्होंने लिखा है फ्रेंच में। स्पेकुलम मेडिटेंटिस उन्होंने लिखा है फ्रेंच में। वॉक्स क्लेमेंटिस लिखा है लैटिन में, और कन्फेशियो एमेंटिस लिखा है इंग्लिश में। ठीक है जी। और ये जो लिखा है ना कन्फेशियो एमेंटिस, ये भी राजा के कहने पे, ये राजा के कहने पे, रिचर्ड सेकंड के कहने पे लिखा था। और इसमें उन्होंने 7 डेडली सिंस भी दिखाए हैं। 7 डेडली सिंस भी जो है वो दिखाए हैं। आप दिख रहे होंगे 7 डेडली सिंस भी जो है वो उन्होंने इसमें दिखाए हैं। तो अभी मैं आपको और चीजें मैं आपको इसमें बताती हूँ। देखिए अब यहाँ पर है मोस्ट आस्क्ड फैक्ट्स है। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री जेफरे चौसर, अर्लियर ऑफ द ग्रेटेस्ट मॉडर्न्स चौसर, फादर ऑफ इंग्लिश रियलिज्म चौसर, मास्टरपीस मैग्नम ऑपस कैंटरबरी टेल्स, हीरोइक कपलेट फर्स्ट यूज्ड इन लेजेंड ऑफ गुड विमेन, राइम रॉयल साउथ लाइन का स्टैंजा होता है ए बी बी सी सी। और ये शेक्सपियर ने भी यूज करा है। जो सोशल प्रोटेस्ट पोयम है वो पियर्स प्लोमन है, विलियम लैंगलैंड की। पियर्स प्लोमन किसने लिखा? विलियम लैंगलैंड ने। मॉरल गॉवर किसको कहा जाता है? किसने कहा? चौसर ने। और 7 डेडली सिंस, कन्फेशियो एमेंटिस, ब्लैक डेथ, 1348, पीजेंट्स रिवोल्ट। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये सारा जो है ना, एक कल हमारे पास एक क्वेरी आई थी कि क्या मैडम स्टैंडर्ड बुक से जो है वो पढ़ाएंगी। देखिए मैंने यहाँ पर, मेरी भी एक लाइब्रेरी है
और उसमें कई सारी मैंने किताबें लगाई हुई हैं। इतना मुझे भी मालूम है कि स्टूडेंट्स अगर खुद से ये अगर एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चले, भले ही आप टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चले ना, तो होता क्या है कि अगर किताबें उनको बोरिंग लगती है ना, तो वो छोड़ देते हैं और समझ में नहीं आती हैं। तो हम मेरे पास स्टैंडर्ड बुक्स हैं। मैं आपको बताती हूँ कौन सी किताब है। इस किताब का नाम है एडवर्ड एडबल की। ये मैं आपको किताब का नाम बताती हूँ क्या है। 2 मिनट का समय दीजिएगा, मैं आपको अपनी, क्योंकि मैंने ये किताबें जो हैं ये फोटोकॉपी करा रखी हैं। और ये जो है इस किताब का नाम है एडवर्ड एल्बर्ट की किताब है, जिसमें से मैं ये सारा मटेरियल जो है वो सिंप्लीफाई करती हूँ, उसको निकालती हूँ और फिर आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ। तो एक स्टैंडर्ड बुक है कि भाई एडवर्ड एल्बर्ट की किताब से आप पढ़ रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि किसी भी एक रैंडम बुक से आपको पढ़ाया जा रहा है। मोस्टली लोगों ने जो नाम सुना होता है वो केवल उन्होंने जो होता है डब्ल्यू जे लॉन्ग का नाम सुना होता है, डेविड डेचस का नाम सुना होता है, लेकिन एडवर्ड एल्बर्ट का भी अगर आप सुनेंगे, बहुत अच्छी किताब है। बहुत अच्छी लैंग्वेज में लिखी गई है। केवल मेरे ख्याल से कितने पेज हैं इसमें, मैं आपको बता देती हूँ कितने पेज हैं इसमें। पेज हैं इसमें आई थिंक 900 के अराउंड पेज हैं इसमें। नहीं, 613। हाँ वही 563 से 601 पेजेस है इसमें। तो 601 पेजेस को अगर आप वर्ड फॉर वर्ड पढ़ाना शुरू करते हो तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ तक है, बहुत इजी लैंग्वेज में बहुत आराम से आप लोगों को समझा रही हूँ। और एक और अभी आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि जैसे कि अभी ये देखो, ये ना ये इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स हैं। लिटरेरी टर्म्स जब दिया जाता है ना, तो दे कैन आस्क एनी लिटरेरी टर्म, वो कुछ भी दे सकते हैं और आपको पता होना चाहिए व्हाट इज फ्रेम नैरेटिव। तो फ्रेम नैरेटिव जो कैंटरबरी टेल्स जैसे उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है। तो स्टोरीज, एक मेन स्टोरी के अंदर बंधी हुई स्टोरीज, ड्रीम विजन, ये इस समय ना ड्रीम एलिगरीज, ड्रीम जो विजन्स थे, ये इस समय की बहुत ही जिसे कहना चाहिए चौसर के समय में था। पोएट सो जाता था और फिर सपने में एक पोयम जो है देखता था। हाउस ऑफ फेम, पीएस फ्लोमैन इसका एग्जांपल है। एस्टेट सेटायर डिफरेंट क्लासेस में, जैसे कैंटरबरी टेल्स जो है वो समाज के विभिन्न लोगों के ऊपर सेटायर है। हीरोइक कपलेट क्या होता है? हीरोइक कपलेट का मतलब होता है 2 लाइन का स्टैंजा जिसकी हर लाइन में 10 सिलेबल्स होते हैं। लेजेंड ऑफ गुड विमेन में राइम रॉयल, एक्चुअली चौसर ने 7 लाइन का स्टैंजा जब यूज किया था ट्रोइलस एंड क्रेसिडे में, तो उसके बाद ना उसको जेम्स फर्स्ट जो किंग थे उन्होंने यूज करा अपने किंग स्क्वेयर में। तो वहां से राजा के नाम से ये पड़ा राइम रॉयल। उसके बाद एलिट्रेटिव वर्स का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था, पहला जो लेटर है वो रिपीट होता है, तो दैट इज एलिट्रेटिव वर्स। तो ये था छोटा सा सेशन था। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग मोर। अगर आप यहाँ तक मेरी बात को समझ पा रहे हैं तो देखिए, आप लोगों को लगता होगा अरे ये तो यूट्यूब के सेशंस हैं और इसमें तो लाइव भी नहीं है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, कल से हमारा जो है हम बैच लॉन्च कर रहे हैं अपना यूपीटीजीटी का। बाकी तो चीजें मैं आपको उसमें बताऊंगी, लेकिन बहुत लोगों को ये भी लगता है पता नहीं यार लाइव में कैसा रहता होगा, क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं है। तो हम लोगों को 3-4 टॉपिक्स जो हैं, पूरे 3-4 टॉपिक्स आप लोगों को हमारी लाइव क्लासेस जो हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में, अब तो सब नया पढ़ाया जाएगा क्योंकि मेरी क्लासेस लाइव रहती हैं। तो वो 3-4 जो है वो आपको टॉपिक्स पूरे हमारे ऐप पर खुले रहेंगे। आप देखिए, आपको अच्छे लगते हैं तो आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि कोई बनावट नहीं, कुछ नहीं, बनावट इसमें भी नहीं है। बात ये है कि यहाँ पर लाइव ऑडियंस नहीं है। तो बस इसके साथ ही आज मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय। ये चलाना तो मुझे पहले था मगर ये चल नहीं पाया। अब मैं सोच रही हूँ कि इसको जाते जाते ऑन कर जाऊं।